धीरे धीरे एआई सबकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो एआई में बूम आया है उससे एआई की पहुंच कॉमन मैन तक पहुंच गई है। इससे पहले जहां पे सिर्फ कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन एआई में काम करती थी, उसके टूल्स बनाती थी या यूज करती थी, अब एआई कॉमन मैन के लिए भी अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐसे टूल आजकल अवेलेबल हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जिसे कि पब्लिक भी यूज कर सकती है और यूज कर रही है। और इससे जो लोगों का सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, और जो टाइम एंड कॉस्ट एक काम को करने के लिए पहले लगती थी और जो अब लग रही है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। और अब लोगों की जिंदगी जो है एआई काफी हद तक बदल रहा है। जब एआई की बात होती है तो ये सवाल आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या, ये काम कैसे करता है, और जब कोई एआई एप्लीकेशन बनती है तो उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए, और ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। वेलकम टू दिनेश टेक्निकल कार्ड। हम अपने ज़िंदगी में रोज़ाना बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस काम से हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही हम एक डिसीजन लेते हैं काम को करने या ना करने का। और फिर इन डिसीजंस की हेल्प से हम बाद में सीखते हैं, जब हमने कोई काम किया तो उससे क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या जो भी हमें सीखने को मिलता है थ्रू आउट वो काम करते हुए, उन सीखों को हम आगे आने वाले अपनी ज़िंदगी में और डिसीजन या और बेहतर डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। सो इस तरह हम ज़िंदगी में धीरे धीरे सीखते रहते हैं और धीरे धीरे जो हमारे डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती रहती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनसे सलाह करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और वो बेहतर जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर या किसी भी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं। और इसी को कहते हैं इंटेलिजेंस। और ये इंटेलिजेंस की वजह से ही इंसान जो है बाकी सबसे अलग है और इतने एडवांस हैं आज और इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं हर फील्ड में। जैसे धीरे धीरे इंसान डेवलप होता गया और जब कंप्यूटर आए इंसानों की लाइफ में, तब इंसान ने सोचना शुरू किया कि क्या हम कोई ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं, ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं जो इंसानों की तरह सोच सके और इंसानों की तरह डिसीजन ले सके और अपने पुराने डिसीजन से जो है सीख सके और आगे और बेहतर डिसीजन ले सके। और वहीं से ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो निकल के आई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर हैं उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता है, अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। एक कंप्यूटर के अंदर एक कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है वो कैसे काम करेगा वो भी इंसान प्रोग्राम करके जो है कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे कैसे एडिशन होगी, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो एक कंप्यूटर का अपना कोई ब्रेन नहीं होता है, तो ये एक तरह से ह्यूमन उसे ये इंटेलिजेंस देते हैं ये प्रोग्राम परफॉर्म करने की, टास्क परफॉर्म करने की। तो इसीलिए इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये मैन मेड इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। और जो एआई है, एआई जो है इसी फील्ड में काम कर रही है कि कंप्यूटर को जो है पुराने डाटा के साथ वो ट्रेन करें, जिसके बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो डिसीजन ले सकें, और जो वो डिसीजन ले उनको वो यूज़ करके आने वाले टाइम में और बेहतर डिसीजन लें। तो ये है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एआई का मेन गोल है, उसका गोल ही ये है कि एक कंप्यूटर को हम इतना कैपेबल बनाएं कि वो उन टास्क को परफॉर्म करे जिनके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब इंसान में कैपेबिलिटी होती है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की, लेकिन एक इंसान पूरे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस सीख सके ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस एक लाइफ टाइम में सीखना और पूरे मास्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक इंसान के लिए। लेकिन जो NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसकी हेल्प से हम एक लैंग्वेज के वर्ड्स को, पैराग्राफ को और पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। और जो ये NLP है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो AI की हेल्प से जैसे इंसान एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है, सेंटेंसेस को, टेंसेस को,
तो वही हम कंप्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नैरो एआई, या जिसे हम वीक एआई भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज जनरल एआई, या फिर हम कहे तो उसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नैरो एआई की। इस तरह की एआई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करती है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और ये प्री डिफाइंड लिमिट्स के अंदर इसकी अपनी बाउंडेशंस होती है, बाउंड्री होती है, उसके अंदर ही ये काम करती है, और इसका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। और इसका एग्जांपल है जैसे कि चैट बोट हो गए। आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स पे चैट बोट का आइकन आता है, एक हेल्प का आइकन आता है, जिसपे आप जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर आते हैं। फिर एक क्वेश्चंस होते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या आप ब्राउज कर रहे हैं या फिर क्या आप इशू जो है वो फेस कर रहे हैं, आप वहां से सिलेक्ट करते हैं और उसी बेसिस पे वो आपको आगे रिस्पॉन्स देता है। अगर आप उन क्वेश्चंस के बाहर जाते हैं, उसके अलावा कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको अलग रिजल्ट नहीं देता है। वैसे ही आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आपको सजेशन दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के, तो ये भी वीक या नैरो एआई का पार्ट है, जहाँ पे यूजर क्या सर्च कर रहा है, यूजर ने कौन से लास्ट प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनके बेसिस पे उसे जो है रेकमेंड किए जाते हैं न्यू प्रोडक्ट। और इसमें होता ये है कि यूजर क्या सिलेक्ट करता है, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया या कौन सा प्रोडक्ट उसने रेकमेंडेशन से सिलेक्ट किया, उसके बेसिस पे उसे आने वाले टाइम में और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि यूजर उन रेकमेंडेशन में से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करे, या जो क्वेश्चंस उसको दिए जाएं उसमें से वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करे। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूजर क्या सेलेक्ट करता है उसके बेसिस पे फ्यूचर में उसे और बेटर रिजल्ट दिए जाते हैं, और एक्चुअल में एआई का जो एप्लीकेशन है या जो मॉडल है वो ट्रेन हो रहा है बेस्ड अपॉन यूजर की जो फीडबैक है उसके बेसिस पे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एआई, जो है जनरल एआई, या जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। ये जो है ये एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एआई है, जिसमें हम बात करते हैं कि जो मशीन्स या कंप्यूटर होंगी वो एक्चुअल में ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंस पोजेस करेंगी, जैसे ह्यूमन डिसीजन लेते हैं वैसे डिसीजन लेंगे। और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि हम ऐसे ही मशीन बना सकें, ऐसे कंप्यूटर बना सकें जो एक्चुअल में ह्यूमन के जैसे इंटेलेक्चुअल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में काम कैसे करता है। जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ नॉलेज नहीं होता है, उसे ये भी नहीं पता है कि मुझे जाके कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, जिस कंट्री में वो जन्म ले रहा है उसकी कौन सी लैंग्वेज है, और उसे उस लैंग्वेज को कैसे बोला जाता है। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को अपने आसपास देखता है, उनको बात करते हुए सुनता है, तो धीरे धीरे वो वर्ड्स को सीखना शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज में मास्टरी जो है वो हासिल कर लेता है, जैसे कि हम सबने किया है। हम जहाँ भी पैदा हुए हमारे आसपास की, चाहे वो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो हमारी कंट्री की लैंग्वेज है, वो हम बिना पढ़े ही सीख जाते हैं। जब हमने अपने आसपास अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखा, अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने जो नेबरहुड में लोग थे जब उनको देखा, तो हमने वहीं से सीख लिया कि उस भाषा को कैसे बोला जाता है और किसी इमोशंस को उस भाषा में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और इसी तरह से धीरे धीरे जब हम बड़े हो गए तो हमने सीखा कि हम डिसीजन कैसे लें, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। सो ये सारी नॉलेज हमने टाइम के साथ सीखी, और इस बेसिस पे आगे अब हम जाके डिसीजन भी लेते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, और उसके बाद उस स्टडी को जब हम एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं वहाँ पे इम्प्लाई करते हैं, वहाँ पे भी सीखते हैं। तो हम टाइम के साथ सीखते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते रहते हैं और अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, अलग अलग डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो एआई है, जब कोई भी एआई की एप्लीकेशन बनती है या फिर कोई एआई मशीन बनती है, तो उसे सबसे पहले हिस्टोरिकल डाटा जो है वो फीड किया जाता है, और उस डाटा के ऊपर उसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो उस पूरे डाटा में से सीख सके, और जब उससे मिलता जुलता उसे कोई आगे जाके कोई टास्क उसे परफॉर्म करनी है, तो वो उस हिस्टोरिकल डाटा से जो उसने सीखा होता है उसको वो यूज करती है फॉर परफॉर्मिंग दैट टास्क। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की। सो वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सभी जानते होंगे कि जब हमारे पास जो है डेली का जो मौसम का अनुमान है वो आता है कि आज इतने % चांसेस है बारिश हो सकती है, या इतने % चांसेस है कि आज धूप खिली रहेगी। सो इस तरह की प्रेडिक्शंस के बारे में हम सभी फेमिलियर हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लो आज कितनी % बारिश है ये कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए आज का जो डाटा है, आज के दिन का, पहले उसे एनालाइज किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि पिछले फॉर एग्जांपल 10 सालों में इस तरह का मौसम कब था,
और जब ऐसा मौसम था तो कितने टाइम जो है वो बारिश हुई, और उस परसेंटेज को देख के, उस रिजल्ट को देख के ही डिसाइड किया जाएगा कि आज कितने परसेंट चांसेस है बारिश होने के, और फिर आज बारिश होती है या नहीं होती है, ये रिजल्ट भी आगे जो है हमें और अच्छे प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेगा। सो इस तरह से जो हिस्टोरिकल डाटा है वो एक एआई मशीन को हेल्प करता है, जो करंट उसके पास डाटा आता है उसे एनालाइज करने में और उस डाटा के लिए प्रिडिक्शन करने में, और आगे जाके उसी रिजल्ट्स को, उसी डाटा को वो यूज़ करती है फ्यूचर में और अच्छे रिजल्ट शो करने में। और जैसे जैसे टाइम के साथ रिजल्ट आते जाते हैं वैसे वैसे एआई और एक्यूरेट जो है प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास जैसे वेदर फोरकास्ट सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क ही परफॉर्म कर रहा है। जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है वो सिर्फ वेदर फोरकास्ट ही करता है। अगर मैं वेदर फोरकास्ट सिस्टम से चाहूँ कि वो मुझे ये बता दे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया से किसी कंट्री जाना है, फॉर एग्जांपल कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर यूएस जाना है, तो वहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, बेस्ट पाथ क्या है, तो ये मुझे वेदर फोरकास्ट सिस्टम नहीं बता सकता क्योंकि वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं हुआ है। तो जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है वो अपना एक अलग काम करता है और जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला काम है वो ये नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान की बात करें तो एक इंसान मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, मल्टीपल काम कर सकता है, वो बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ें सीख सकता है और अलग अलग टाइप का काम कर सकता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन सी टास्क हैं जो परफॉर्म होती है और उसका एक हमें एंड रिजल्ट मिलता है एज एन एआई एप्लीकेशन। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। जब भी कोई एआई एप्लीकेशन बनाई जाती है तो सबसे पहले उसके लिए रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये वो डाटा होता है जो कि उस टास्क से रिलेटेड होता है जिसके ऊपर एआई एप्लीकेशन काम करेगी, और उस डाटा के ऊपर एआई एप्लीकेशन को ट्रेन किया जाता है और ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में सेम तरह के डाटा के लिए प्रेडिक्शन कर सके, सेम टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइब्रेरी के लिए एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या डाटा चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए पिछले कुछ 1 सालों का डाटा जो आपको ये बता सकें कि कौन से मंथ में कौन सी बुक्स जो है वो इशू की गई और कौन सी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा बुक्स इशू करते हैं, और इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करके ये एआई एप्लीकेशन बता सकती है कि नेक्स्ट मंथ क्या प्रोबेबिलिटी है किसी बुक के इशू होने की, या फिर कितनी कॉपीज जो है वो स्टूडेंट जो है वो इशू करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा चाहिए जो कि एक एज ए रॉ डाटा काम करता है हमारी एआई एप्लीकेशन के लिए। सो सेकंड स्टेप आता है डाटा प्रोसेसिंग। जब हमारे पास रॉ डाटा कलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है उस रॉ डाटा को प्रोसेस करना और उसमें से ये देखना कि उस पूरे डाटा में से हमारे लिए काम का डाटा कौन सा है और कौन से डाटा को डिस्कार्ड करना है, जो मिसिंग डाटा है उसको कैसे हैंडल करना है, और एंड में इसे कन्वर्ट करना उस फॉर्मेट में जिसे जो है हमारी एआई एप्लीकेशन यूज़ कर सके फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन। सो जब डाटा सेलेक्ट हो गया, डाटा प्रोसेस भी हो गया, सो नेक्स्ट स्टेप आता है एल्गोरिदम सिलेक्शन। एल्गोरिदम बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोई एक मशीन या कंप्यूटर फॉलो करता है फॉर सॉल्विंग एनी टास्क। फॉर एग्जांपल हम एक बड़ा बेसिक से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना हो तो उसके स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे और जब इनपुट यूज़र ऐड कर देगा तो उन दोनों को ऐड करेंगे, एंड थर्ड स्टेप होगा जो ऐड करके रिजल्ट आएगा उसे यूजर को शो करेंगे। सो ये बहुत ही बेसिक लेवल की एल्गोरिदम हो गई, लेकिन जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सो वैसे स्टेप्स डिफाइन किए जाते हैं कि सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके बाद क्या स्टेप होगा टिल द एंड, जब तक हम अपना जो फाइनल एंड रिजल्ट है उसको अचीव नहीं कर लेते। और इन स्टेप्स में ये भी हैंडल किया जाता है कि अगर हमारे पास एरर आती है तो कैसे उसको हैंडल करना है, उस केस में क्या करना है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है एक एल्गोरिदम के अंदर डिफाइन होते हैं और उसके बाद इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है एप्लीकेशन में और उससे हमें हमारा डिजायर्ड जो है वो रिजल्ट मिल जाता है एप्लीकेशन में। वैसे ही एआई में काफ़ी एल्गोरिदम अवेलेबल हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो ये सारी एल्गोरिदम्स हैं बेस्ड अपॉन हमारी एप्लीकेशन कौन सा जो है कौन सी टास्क परफॉर्म करेगी, क्या उसका काम है, उस बेसिस पे हम एल्गोरिदम सेलेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप है मॉडल ट्रेनिंग। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है एआई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट का।
जहाँ पे जो AI एप्लीकेशन है उसे एक लार्जर डेटा सेट पे एक्सपोज किया जाता है और वहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट आ सकते हैं और उसके बेसिस पे क्या आउटपुट दिखाना है, और यहाँ पे फाइन ट्यून किया जाता है एप्लीकेशन को ताकि वो और अच्छी प्रिडिक्शन कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चैट बोट बनाया है तो वहाँ पे यूज़र क्या क्या इनपुट डाल सकता है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, कितने सही रिजल्ट आ रहे हैं, अगर सही रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो चेंजेस करें ताकि उसकी प्रिडिक्शन जो है और अच्छी होती जाए। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे अपनी AI एप्लीकेशन को ट्रेन करते हैं बेटर से बेटर रिजल्ट देने के लिए और ये भी देखते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो जब एक बारी मॉडल ट्रेन हो जाता है सो नेक्स्ट स्टेप आता है इन्फेरेंस एंड प्रिडिक्शन। सो एक बारी जब मॉडल ट्रेन हो गया तो उसे एक्सपोज किया जाता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ पे उसे फ्रेश डेटा के साथ वो काम करता है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन कर सके और इसे ही कहते हैं इन्फेरेंस। जैसे कि अगर मान लो हमने एक इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है तो जब उसे एक्चुअल में डिप्लॉय किया जाएगा तो वो एक बिल्कुल फ्रेश इमेज के साथ काम कर सकता है जो उसने पहले कभी एनकाउंटर ना करी हो, जो उसके लिए बिल्कुल नई हो, और उसके अंदर से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उस इमेज के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग। जो AI मॉडल्स हैं वो रियल टाइम में डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे कि जो ऑटो पायलट कार्स हैं वो रियल टाइम पे बेस्ड अपॉन जो ट्रैफिक है उसके बेसिस पे कब ब्रेक लगानी है, कब स्टीयरिंग करना है और कब एक्सेलरेट करना है, इस तरह की डिसीजन लेती है रियल टाइम में। तो वैसे ही जो है AI मॉडल रियल टाइम में डिसीजन भी ले सकते हैं बेस्ड अपॉन सिचुएशन। सो हम देख सकते हैं कि हम AI मॉडल्स को ट्रेन करके और जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है, रॉ डाटा है, उसको यूज़ करके हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकते हैं। जो काम ह्यूमन करते हैं वो एक तरह से मशीन से करवा सकते हैं और कुछ ऐसे काम जो अगर ह्यूमन करने लगे तो उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो कैपेबिलिटी या जो रिसोर्सेज हैं अगर ह्यूमन को वो काम परफॉर्म करना है तो वो एक्चुअल में हमारी AI मशीन जो है वो बहुत फास्ट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। वैसे अगर हम बात करें कि हमें पूरे वर्ल्ड का डाटा एनालाइज करके कोई प्रिडिक्शन करनी है तो अगर एक ह्यूमन को बिठा दें तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरे वर्ल्ड का डाटा एनालाइज करने में रेदर देन अ मशीन। सो एक मशीन हमें काफ़ी फास्ट रिजल्ट दे सकती है जो कि एक ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जैसे कि चैट GPT, अगर मान लो मुझे कोई आर्टिकल लिखना हो किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो अगर मैं कोई कंटेंट राइटर को वो काम दूं तो वो जितना टाइम लगाएगा उससे डेटा रिसर्च करने में और फिर आर्टिकल बनाने में, चैट GPT वही काम 1 या 2 मिनट में मुझे पूरे 2 या 3 टाइप के आर्टिकल सेम टॉपिक के ऊपर बना के दे देगा। तो जितना फास्ट AI काम करती है वो उतना फास्ट ह्यूमन भी नहीं कर पाते हैं। और AI डे बाई डे इम्प्रूव कर रही है एंड इट इज़ डिलीवरिंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हो रहा है लोगों की लाइफ में। जो काम पहले लोग 1 दिन में करते थे अब 1 या 2 घंटे में फिनिश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। और इससे लोगों को टाइम मिल जाता है कि वो अपना जो टाइम है कहीं और डिवोट कर सके, कोई कुछ नया कर सके। सो इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारा काम भी हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट भी एक काम करने में कितनी लगती है वो भी कम हो रही है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में AI और काफ़ी सारे नए इनोवेशंस लेके आएगी और लोगों को और हेल्प करेगी। सो AI के नुकसान भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, उस डोमेन का लिखना चाहता हूँ जिसका मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं AI में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल चैट GPT यूज़ करता हूँ, वहाँ से आर्टिकल मुझे चैट GPT बना के देती है और मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो सही या गलत है। जस्ट मुझे AI ने बना के दिया तो मैंने मान लिया वो सही है और आगे मैंने पब्लिश कर दिया। तो आगे उसे कोई पढ़ेगा और जिसको नॉलेज ना हो तो हो सकता है वो भी उसको सच मान ले, चाहे उसमें इन्फॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो। और वैसे अगर हम बात करें, अगर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं जाके AI की हेल्प से एक वेबसाइट बना देता हूँ और कल को अगर उसमें कोई इशू आता है और उसे अगर रिजॉल्व करना हो तो मुझे नहीं पता होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसके काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, जैसे कि सैमसंग के साथ हुआ था कि सैमसंग का कुछ डाटा जो है वो लीक हो गया था चैट GPT पे। सैमसंग के डेवलपर ने माइक्रो प्रोसेसर्स का जो कोड था वो चैट GPT में डाल दिया था। तो ये जो AI मॉडल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी हम उस पर काम कर रहे हैं उस डाटा को भी यूज़ करते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो है उनके बेसिस पे और एक्यूरेट रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर सके। और ऐसा ही सैमसंग के साथ हुआ, उनके डेवलपर ने जब वो कोड डाला तो वो चैट GPT के पास चला गया एंड नाउ दे हैव दैट डाटा।
तो हम क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में हमें वो डाटा जो है एआई को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जो हमें एआई रिजल्ट दे रहा है वो कितने एक्यूरेट है या नहीं है, या फिर जब हम सिर्फ एआई का ही यूज़ करते रहेंगे तो हमारी अपनी इंटेलिजेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हम इतने माइंडफुल होंगे या इतने इंटेलिजेंट हो पाएंगे कि हम ये पता लगा सकें या ये देख सकें कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, जो एआई कर रहा है, या जो हमारे पास जो भी हमने उससे काम दिया वो उसने कही जो भी हमने एआई को काम दिया वो उसने कितना सही किया या कितना गलत किया, तो हमारे पास धीरे धीरे वो इंटेलिजेंस भी नहीं रहेगी। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, अगर हम इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, सोच समझ के यूज़ करें, तो हम इसको यूज़ करके जो काम 10 दिन में कर सकते थे वो 1 दिन में कर सकते हैं। और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, आज हम एक रिसोर्स की हेल्प से कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि एआई ने एक्चुअल में सबकी लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया है, कुछ इसका बहुत सही फ़ायदा उठा रहे हैं और आजकल हर इंडस्ट्री और हर फील्ड में जो है एआई काम कर रही है। और आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा एआई की एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी और हमारी डेली लाइफ में भी हम सभी भी आने वाले टाइम में पूरी संभावना है कि हम भी एआई का यूज़ करेंगे या काफ़ी सारे अब भी यूज़ कर रहे हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें दिनेश टेक्निकल कार्ड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।